पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने भारतीय राज दर्शन के संदर्भ में राज्य की संस्था के संदर्भ में कुछ पक्षों का अध्ययन किया कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें किस प्रकार से 8 प्रकार के राज्यों का उल्लेख है। वो राज्य के प्रकारों का वो जो सिद्धांत है उससे एक भिन्न दृष्टि राज्यों को देखने की वो है जिसका प्रतिपादन दैशिक शास्त्र में बद्री शाह जी ने किया, जिसमें उन्होंने तत्व की प्रधानता के आधार पर 5 प्रकार के भद्र और 5 प्रकार के भ्रष्ट राज्यों का उल्लेख किया है। और जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया कि जो 5 प्रकार के भद्र राज्य हैं वो हैं ब्राह्म, आर्ष, प्रजापत्य, दैव और मानव। ये भद्र या श्रेष्ठ राज्य हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक उत्तरोत्तर क्रम है। श्रेष्ठ राज्यों का प्रारंभ मानव राज्य से होता है, फिर उससे उच्चतर स्वरूप है दैव राज्य का, उससे उच्चतर स्वरूप है प्रजापत्य राज्य का, उससे उच्चतर स्वरूप है आर्ष राज्य का, और सर्वश्रेष्ठ जो राज्य है वो ब्राह्म राज्य है। अर्थात जो सत, रज और तम की प्रधानता या न्यूनता के आधार पर ये वर्गीकरण किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ राज्य ब्राह्म राज्य है, और ये स्वाभाविक है कि ब्राह्म राज्य में जो दैवी संपद है वो अति प्रबल और प्रधान होती है। दूसरे शब्दों में ब्राह्म राज्य में जो विराट का तत्व है वो पूर्ण रूप से जागृत होता है। इसका परिणाम ये होता है, अगर सत्व का तत्व अत्यंत प्रबल है, सर्वगत है, तो उसका परिणाम ये होगा कि शासक और शासित के बीच में बहुत श्रेष्ठ सामंजस्य और साहचर्य होगा। दोनों अपने अपने कर्तव्यों का भली प्रकार से पालन करेंगे। समाज में शांति होगी, सद्भाव होगा, समृद्धि होगी। और क्योंकि शासक और शासित सत्व गुण की प्रधानता के कारण अपनी मर्यादाओं में रहते हुए अपने कर्तव्य और अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसलिए वस्तुतः दंड शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक प्रकार से जो ब्राह्म राज्य है उसमें किसी भी प्रकार के शक्ति प्रयोग की संभावनाएं नगण्य होती, और वो एक स्वचालित स्वप्रेरित व्यवस्था के रूप में काम करता रहता है। तो इसलिए ब्राह्म राज्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ राज्य कहा गया है। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास से दृष्टांत दें तो हम कह सकते हैं कि जो राम राज्य था वो ब्राह्म राज्य था, जिसमें समाज में सत्व का तत्व सर्वगत था। अब जब सत्य के तत्व में आंशिक न्यूनता आती है, थोड़ा सा सत्व के तत्व से विचलन होता है, लेकिन आंशिक रूप से अल्पांश में, तो दूसरी जो स्थिति आती है भद्र राज्य की, उसको हमारे यहाँ आर्ष राज्य कहा गया। आर्ष राज्य में भी सत्व का तत्व बहुत प्रबल होता है, दैवी संपत्ति बहुत प्रबल होती है, विराट जागृत होता है, लेकिन ब्राह्म राज्य की तुलना में उसमें थोड़ा सा न्यूनता आ जाती है। इसलिए उसमें मृदु शासन की आवश्यकता होती है। मृदु शासन से मतलब यह है कि शासन शक्ति का थोड़ा सा प्रयोग करने की आवश्यकता बढ़ती है। ब्राह्म राज्य में तो शासन शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सब चीज़ें आत्म प्रेरित, स्वतः प्रेरित होती रहती हैं, क्योंकि शासक और शासित दोनों में दैवी संपत्ति बड़ी प्रबल है। इसलिए वहाँ कभी कोई
मर्यादा के विरुद्ध या मर्यादा का अतिक्रमण या किसी नियम का अतिक्रमण या धर्म का ना पालन करने की स्थितियां कभी पैदा ही नहीं होती। लेकिन आर्ष राज्य में थोड़ा सा विक्षेप होता है और आर्ष राज्य में सत्व के अंश में अल्पांश रूप में उसमें न्यूनता आती है। लेकिन कुल मिला के जो आर्ष राज्य है वो भी हमारे यहाँ दूसरे प्रकार का श्रेष्ठ राज्य माना गया। प्रजापत्य राज्य, इसके बारे में आचार्यों ने लिखा है, राजशास्त्रकारों ने लिखा है कि जो प्रजापत्य राज्य है उसमें सत और रजस दोनों तत्व बराबर की मात्रा में विद्यमान रहते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा नीचे जाकर तीसरे स्थान पर श्रेष्ठता में है, यानी श्रेष्ठता के क्रम में उसका स्थान तीसरा हो जाता है। सत्व का अंश है लेकिन साथ साथ रजस का अंश भी विद्यमान है और इसलिए समाज में थोड़ी सी अव्यवस्था देखने को मिलती है। शासक और शासित के संबंध में थोड़ा सा शासन शक्ति के प्रयोग की अधिक आवश्यकता मालूम पड़ती है। तो इसलिए ये जो तीसरी स्थिति है वो प्रजापत्य राज्य की है, जहाँ पर सत्य के साथ रजस भी कार्यरत है और इसलिए इसमें श्रेष्ठता का वो स्वरूप नहीं मिलता जो कि ब्राह्म राज्य में विद्यमान है या आर्ष राज्य में विद्यमान है। श्रेष्ठता की दृष्टि से जो चौथी श्रेणी आती है वो दैव राज्य की है। अब राजशास्त्रकारों का ये मानना है कि दैव राज्य में तामस तत्व भी प्रकट होने लगता है। सत्य के अंश में कमी आ रही है, रजस प्रबल हो रहा है और रजस के साथ साथ तमस का तत्व भी प्रकट हो रहा है। इसलिए जो दैव राज्य होता है वो श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में चौथे स्थान पर है और वहाँ पर स्वाभाविक रूप से वैषम्य का भाव प्रजा में विद्यमान है। शासक और शासित के संबंध में वो सौहार्द और वो सामंजस्य नहीं होगा। कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी तमस तत्व के उदय के कारण कुछ अनुचित प्रवृत्तियाँ भी समाज में धीरे धीरे पनप रही होंगी और यहाँ पर शासन शक्ति का प्रयोग करने की अधिक आवश्यकता होती है। जहाँ ब्राह्म राज्य में शासन शक्ति एक प्रकार से उसकी जो उपस्थिति है वो अदृश्य होती है क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन दैव राज्य में शासन शक्ति न केवल बहुत विजिबल हो जाती है, बहुत अधिक दृश्य हो जाती है, बल्कि उसका बार बार प्रयोग करने की भी आवश्यकता पड़ती है। कारण ये है कि सत्व का अंश विघटित हो रहा है और रजस के साथ साथ तमस के तत्व प्रबल हो रहे हैं। और अंत में मानव राज्य है और मानव राज्य श्रेष्ठ राज्यों की कोटि में 5वें स्थान पर है और मानव राज्य भ्रष्ट राज्यों की श्रेणी में भी 5वें स्थान पर है। उसका कारण ये है कि जो मानव राज्य होता है उस मानव राज्य में आम तौर से जो दैवी संपद है वो इतनी क्षीण हो जाती है, इतनी दुर्बल हो जाती है कि समाज में बहुत अधिक कठिनाइयाँ, बहुत अधिक जटिलताएं, बहुत अधिक संबंधों में विपर्य, शासक और शासित के बीच अविश्वास का संबंध, ये सब धीरे धीरे प्रकट होने लगते। तो इसलिए मानव राज्य जो है वो अंतिम सोपान पर है जहाँ तक भद्र राज्यों का संबंध है या भ्रष्ट राज्यों का संबंध है। तो इस तरह से जो श्रेष्ठ राज्य हैं उनके ये 5 स्वरूप माने गए।
प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में। इसी प्रकार से जो भ्रष्ट राज्य हैं उनके भी 5 स्वरूप माने गए। पहला आसुर, दूसरा याक्ष, तीसरा राक्षस, चौथा पैशाच और 5वां मानव। ये भ्रष्ट राज्यों के 5 स्वरूप हैं। 5 प्रकार के ये भ्रष्ट राज्य हो सकते हैं। अब इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि आसुर संपद जो है वो जैसे जैसे प्रबल होती जाती है वैसे वैसे राज्य अधिकाधिक भ्रष्ट होते चले जाते हैं। जो पहला प्रकार है भ्रष्ट राज्यों का, जिसको कि आसुर राज्य कहा गया, उसमें आसुर संपद का उदय हो चुका होता है। आसुर संपद के उदय का मतलब यह है कि सत्व का अंश अत्यंत अल्प हो चुका है और रजस और तमस की प्रवृत्तियां समाज में हावी होती चली जा रही हैं, जिसके कारण सामाजिक राजनीतिक जीवन में उपद्रव, अशांति, विषमता, टकराव, संघर्ष ये सब बढ़ने लगते हैं। तो आसुर राज्य में जो आसुर संपत्ति है, आसुर संपद जो है वो प्रधान हो रही है। दैवी संपद बहुत ही अल्प मात्रा में यत्र तत्र दृश्यगोचर होती है। अब यही जो आसुर संपद है ये जितनी प्रबल होती चली जाएगी, राज्य उतने ही भ्रष्ट होते चले जाएंगे। और आसुर संपद की प्रबलता का मतलब यह है कि रजस अधिक प्रभावी हो जाए और फिर धीरे धीरे तमस और अधिक प्रभावी हो जाए, और इस कारण जो सत्य का अंश है वो धीरे धीरे लगभग अदृश्य होता चला जाए। तो ये जिस मात्रा में होगा, राज्य उतने ही अधिक भ्रष्ट होते चले जाएंगे। इसलिए जो याक्ष राज्य है या जो राक्षस राज्य है, और जो सबसे खराब हमारे यहाँ बताया गया वो पैशाच राज्य है, जिसमें तमस का प्रभाव संपूर्ण समाज में होता है। तामसिक प्रवृत्तियाँ इतनी प्रचंड रूप में व्याप्त हो जाती हैं कि बिल्कुल अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और धीरे धीरे मनुष्य के सारी जो पशु प्रवृत्तियाँ हैं, उसकी सारी प्रकार की भोग इच्छाएं हैं, सारी प्रकार की जो अनीति है, वो सब धीरे धीरे प्रबल होने लगती है। तो इस तरह से भ्रष्ट राज्यों के जो 5 प्रकार माने गए, 5 रूप माने गए, वे आसुर संपद के उत्तरोत्तर प्रभावी और बलशाली होने का परिणाम है। आसुर राज्य से उस आसुर संपद का प्रभाव प्रारंभ होता है, और याक्ष और राक्षस और पैशाच और मानव उत्तरोत्तर वो अधिक प्रभावी होता जाता है। सत्व का अंश उतना ही विलीन होता जाता है, और इसलिए वस्तुतः अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। राज्य केवल एक और बहुत सारे उपाय करके भी राज्य में व्यवस्था कायम नहीं होती, क्योंकि कोई भी राज्य, हमारे राजशास्त्रकारों का मानना है कि कोई भी राज्य अंततः मनुष्य की आत्मिक सामर्थ्य का परिणाम होता है। जिस सीमा तक राज्य के नागरिकों की आत्मा सबल होगी, उस सीमा तक राज्य श्रेष्ठ होगा, और जिस सीमा तक आत्मा दौर्बल्य से पीड़ित होगी, राज्य उस सीमा तक पतित होगा। तो ये 5 प्रकार के भद्र और 5 प्रकार के भ्रष्ट राज्यों का उल्लेख हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों ने किया। कहने का आशय ये है कि राज्य का, जैसा कि मैंने उल्लेख किया था, कि राज्य का बाह्य रूप महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राज्य का जो आंतरिक स्वरूप है वो महत्वपूर्ण होता है। फॉर्म नहीं, स्पिरिट से राज्य के स्वरूप का निर्धारण होता है। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर्म की दृष्टि से 3 प्रकार के फॉर्म्स हो सकते हैं किसी राज्य के। वो दक्ष शासन हो सकता है, वो प्रतिनिधि शासन हो सकता है, वो वंशानुगत शासन हो सकता है। लेकिन फॉर्म से ज़्यादा जो तत्व है
मोटे तौर से कहें कि दैवी संपद प्रधान राज्य हैं या आसुर संपद प्रधान राज्य हैं, इससे राज्य के स्वरूप का निर्धारण होता है। ये आत्यंतिक कसौटी हमारे यहाँ मानी गई। आज की जो राजनीति है उसमें बाह्य स्वरूप का महत्व है कि बाहरी जो प्रक्रियाएं हैं, जो संस्थाएं हैं, वे कितनी हैं और वे कितनी उनकी संख्या बढ़ रही है या कितना उनमें भागीदारी बढ़ रही है। लेकिन जो प्राचीन भारतीय राजदर्शन है उसमें बाह्य पक्ष, जैसे शरीर से वहाँ आत्मा को श्रेष्ठ माना गया, उसी तरह से राज्य के बाह्य स्वरूप से अधिक राज्य का तात्विक स्वरूप कैसा है, इस पर बल दिया गया। तो इसलिए वो तत्व परिवर्तन से राज्य के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तत्व जो है वो डिफाइनिंग फीचर होता है किसी भी स्टेट की। जिस प्रकार के तत्व की प्रबलता या प्रधानता होती है, उसी प्रकार के राज्य की सृष्टि होती है। इसलिए तत्व परिवर्तन राज्य परिवर्तन का कारण होता है, ऐसा हमारे यहाँ माना गया। दूसरी बात यह है कि जब राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी जब उनकी आत्मा में दोष पैदा हो जाता है, जब आसुर संपद प्रबल हो जाती है, तो किसी भी तरीके से राज्य का सुधार नहीं किया जा सकता। अन्य किसी भी उपाय से, किसी प्रक्रिया को अपनाकर, किसी संस्थागत परिवर्तन को करके, किसी भी बाह्य संरचना में कमी या उसकी मात्रा को बढ़ा घटा के आप स्थिति का सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि जो राज्य रूपी शरीर का जो संचालक तत्व है, अगर वही पतित और विघटित हो चुका है, तो राज्य रूपी शरीर को दूसरे साधनों से आप स्वस्थ और सुरक्षित नहीं बना सकते। ये हमारे यहाँ एक दृष्टिकोण रहा। इसलिए भ्रष्ट राज्यों के उन्नयन का प्रश्न ही नहीं। जो राज्य भ्रष्ट होंगे वो कितनी भी तिकड़म कर लें, कोई भी नीति उपाय अपना लें, कोई भी संस्थागत परिवर्तन कर लें, कोई भी प्रक्रियागत परिवर्तन कर लें, उनकी नियति विनाश होता है किसी भी तरह। क्यों? क्योंकि जो आपका मूल है, जो आपका मूल तत्व है, वही दूषित हो चुका है। तो इसलिए अब ये बाहरी शब श्रृंगार से अब कुछ होने वाला नहीं। ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा में माना गया कि जो भ्रष्ट राज्य हैं उनकी दो ही नियति होती हैं। उनकी डेस्टिनी यह है या तो वो विनष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त करते हैं, या उनके ऊपर पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है, किसी विदेशी राज्य का नियंत्रण उनके ऊपर हो जाता है, यानी उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। जैसे कि भारत के साथ हुआ कि जब हमारी आंतरिक दुर्बलताएं बहुत अधिक बढ़ती चली गईं, तो उसी का फ़ायदा उठाकर जो बाहरी शक्तियां थीं, उन्होंने हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो इसलिए अगर राज्य भ्रष्ट हो जाएंगे तो या तो जनता का विद्रोह होगा और उस प्रक्रिया में राज्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्ट राज्य को कोई भी जनता स्वीकार नहीं कर सकती। तो विद्रोह होगा, क्रांति होगी, अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और राज्य समाप्त हो जाएगा। और या फिर उनके ऊपर किसी विदेशी सत्ता का, किसी पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और वे अपनी स्वतंत्रता को खो देंगे। और स्वतंत्रता का मतलब, खोने का मतलब है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ये ऐसा हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों ने माना। अब जहाँ पर स्वतंत्रता राज्य का अनिवार्य और सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, वहीं पर हमको व्यावहारिक जगत में परतंत्र राज्य भी देखने को मिलते हैं।
इसके ऊपर भी हमारे राजशास्त्रकारों ने विचार किया और उसके लिए पर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी जब किसी राज्य के ऊपर किसी विदेशी राज्य का नियंत्रण स्थापित हो जाए और वो अपनी स्वतंत्रता को खो दे, अब वो सही अर्थ में राज्य नहीं रहा। आजकल की शब्दावली में कहते हैं कि उसकी सॉवरेंटी चली गई, तो अब वो एक गुलाम देश हो गया। तो अपनी स्वतंत्रता को खो देना अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना होता है, ऐसा हमारे यहाँ हमेशा माना गया, या हर श्रेष्ठ परंपरा में ये माना गया। इसलिए स्वतंत्रता राज्य का सर्वोत्तम गुण और सर्वोत्तम आभूषण माना जाता है। तो जब स्वतंत्रता समाप्त हो गई और आप किसी पर राज्य के अधीन हो गए और आपके ऊपर किसी पर राज्य का नियंत्रण स्थापित हो गया, तो ये जो पर राज्य है वो भी दो प्रकार का हो सकता है, ऐसा आचार्यों का विचार है। एक, और उसके लिए उन्होंने कुछ विशिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया है। एक है गोधुक दत्रिमक, एक पर राज्य के लिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं गोधुक दत्रिमक, और दूसरे पर राज्य को वो कहते हैं महिषधुक दत्रिमक। इसका मतलब ये है कि यद्यपि पर राज्य तो है, लेकिन वो बेनेवोलेंट है, वो प्रजा के कल्याण की चिंता करता है। उन्होंने हमारी स्वतंत्रता का अपहरण तो कर लिया, हमारे ऊपर अपना शासन तो स्थापित कर दिया, लेकिन फिर भी वो प्रजा की चिंता करते हैं, प्रजा के कल्याण के प्रश्नों को लेकर निर्णय लेते हैं, प्रजा के कष्ट और दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी वे प्रजा की उस तरह से सेवा करते हैं जैसे कि गाय की सेवा की जाती है। यद्यपि वे पर राज्य हैं, लेकिन फिर भी वो प्रजा के प्रति एक बेनेवोलेंट, एक कल्याण का भाव रखते हैं। और दूसरे महिषधुक, महिषधुक से मतलब है कि जैसे महिष कहते हैं भैंस को, कि जहाँ पर केवल आप शोषण करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, प्रजा को कष्ट पहुँचाते हैं, उनकी की कोई चिंता नहीं करते, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। गोधुक द्रतिमिक राज्य भी अपना लाभ करते हैं, लेकिन वो अपना लाभ करने के साथ साथ प्रजा के कष्टों का निवारण भी करते हैं। लेकिन जो महिषधुक दत्रिमक राज्य होते हैं, वो केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए आपके ऊपर शासन करते हैं, उनको प्रजा के कल्याण की कोई चिंता नहीं। बद्री शाह ने इसके बारे में दो दृष्टांत दिए हैं पर राज्य के। उन्होंने कहा कि जैसे कि अकबर का राज्य था, भारत में पर राज्य था, लेकिन वो गोधुक दत्रिमक का दृष्टांत है। उनका कहना है कि अकबर जो था वो प्रजा के कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील रहता था। यद्यपि वो एक पर राज्य था, लेकिन वो एक बेनेवोलेंट, एक ज़्यादा उदार और प्रजावत्सल किस्म का राज्य था। और दूसरा वो कहते हैं कि एक महिषधुक दत्रिमक का दृष्टांत वो औरंगज़ेब का राज्य का देते हैं कि औरंगज़ेब का राज्य भी पर राज्य का दृष्टांत है, लेकिन औरंगज़ेब जो था वो प्रजा पालन नहीं बल्कि प्रजा को पीड़ित करने में ज़्यादा रुचि रखता था। तो ये इस प्रकार से पर राज्य के स्वरूप की व्याख्या भी हमारे राजशास्त्रकारों ने की है। लेकिन राज्य का जो स्वाभाविक सहज स्वरूप है वो स्वराज्य का है, कि हम हमारे राज्य पर, हमारे देश पर हमारे शासक हों। कारण ये है कि जब पर राज्य जो है वो, इसके लिए उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, चिति विपर्यय, कि जो पर राज्य होता है वो हमारी चिति यानी हमारी आत्मा के लिए भी घातक होता है। केवल ये नहीं है कि उन्होंने हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया, बल्कि वो हमारी जीवन प्रणाली को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है।
हमारे जीवन आदर्शों को भी धीरे धीरे समाप्त कर देता है। और एक तरह से पर राज्य जो है वो किसी राष्ट्र के विनाश का कारण होता है। उनकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनका जो ज्ञान है, विज्ञान है, उनकी जो जीवन दृष्टि है, उनके जो जीवन के आदर्श हैं, वे सब धीरे धीरे तिरोहित होते चले जाते हैं। और जो पर राज्य की जो संस्कृति है, उनकी जो जीवन की दृष्टि है, वो हमारे ऊपर आरोपित हो जाती है। लिहाजा पर राज्य हमारे सत्व के अपहरण का और उसके अंत का कारण बन जाता है। इसलिए स्वराज्य अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए वो ये मानते हैं कि जो पर राज्य है वो विनाशकारी होता है, एक प्रकार से हमारे अस्तित्व का ही नाश कर देता है। जैसा कि हमने देखा कि अंग्रेज़ों के शासन ने भारत के स्वत्व को अपूरणीय क्षति पहुंचाई, जिसको हम आज तक भुगत रहे हैं। और जिस क्षति से बचने का कोई मार्ग है, ऐसा अभी हम कह नहीं सकते। तो इसलिए परराज्य हमारी अस्मिता और हमारी अपने जीवन आदर्श और हमारे अपने जीवन मूल्यों और हमारी अपनी जीवन प्रणाली के लिए घातक होता है। इसलिए परराज्य जो है वो केवल राज्य के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी नष्ट करने का कार्य करता है। इसलिए परराज्य जो है वो अत्यंत अस्वाभाविक और अत्यंत विनाशकारी परिस्थिति का नाम है। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य के स्वरूप के ऊपर इस प्रकार से ये दृष्टि है राज्य को देखने की। और भी दृष्टियां हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये राज्यों को देखने की, उनको वर्गीकृत करने की, उनकी विवेचना करने की एक दृष्टि ये है जो कि हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होती है। अब एक दूसरा प्रश्न ये है कि राजनीति की महत्ता क्या है। जैसा कि मैंने अपने एक प्रारंभिक व्याख्यान में कहा था कि हमारे यहाँ राजनीति को सर्वोच्च विद्या कहा गया। सर्वोच्च विद्या इसलिए क्योंकि राजनीति के स्वरूप पर किसी भी राज्य की संपूर्ण जीवन प्रणाली का स्वरूप निर्भर करता है। इसलिए राजविद्या जो है वो सर्वोच्च विद्या है। ये राज्य की महत्ता है क्योंकि राज्य जो है वो एक प्रकार से वो केंद्र है जिस केंद्र से विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ जन्म लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को संपोषित करते। अगर वो केंद्र ना हो तो जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, जीवन की जो विभिन्न चेष्टाएं हैं, जीवन के जो विभिन्न लक्ष्य हैं, उनका संपोषण, उनका परिवर्धन, उनकी प्राप्ति असंभव हो जाए। इसलिए सभी धर्मों में राजधर्म को प्रधान माना गया। भीष्म वगैरह ने ऐसा कहा कि सभी धर्मों में राजधर्म प्रधान है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि राजनीति का जो संचालन होता है वो कैसे होता है। तो इसमें हमारे देश के एक बड़े विलक्षण संत हुए करपात्री जी। उन्होंने कहा कि जीवन का संचालन, सामान्य रूप से संपूर्ण जीवन का संचालन और विशेष रूप से राजनीति का संचालन धर्म और नीति के युग्म से होता है। वैसे तो हर क्रिया में धर्म और नीति का विचार करना पड़ता है। साधारण से साधारण क्रिया जब हम करना चाहते हैं तो कोई भी विवेकशील व्यक्ति पहले उस क्रिया को करते समय इस बात का विचार करेगा कि क्या ऐसा करना धर्म होगा या अधर्म होगा।
और अगर वो क्रिया करना मेरा धर्म है तो उसको भली प्रकार से संपादित करने के लिए किस नीति का प्रयोग किया जाए, किस उपाय का प्रयोग किया जाए, ये एक दूसरी बात है जिस पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए धर्म और नीति को करपात्री जी अद्वैत कहते हैं। दोनों को आप अलग नहीं कर सकते, अन्योन्याश्रित है। अभी उनके बीच जो संबंध है वो अविच्छिन्न संबंध है। तो इसलिए बल्कि वो ये भी कहते हैं कि धर्म पति है और नीति पत्नी है। धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विधुर है, ऐसा उनका मानना है। ये करपात्री जी ने इस तरह से व्याख्या की कि धर्म और नीति का इतना घनिष्ठ संबंध है और संपूर्ण जीवन ही धर्म और नीति के आधार पर चलता है या चलना चाहिए, लेकिन राजनीति तो विशेष रूप से धर्म और नीति के आधार पर संचालित होना चाहिए। तो ये जो पक्ष है, अब हमें इसको समझना है, क्योंकि जब हम इस पक्ष को समझ लेते हैं तो उससे राजनीति का स्वरूप और उसकी महत्ता और स्पष्ट हो जाती है। पहली बात तो ये है कि जो राजधर्म है वो राजधर्म क्या है। राजा को या राज्य को कोई भी, क्योंकि उसका तो प्रभाव संपूर्ण समाज पे पड़ता है, तो राजा का हर कार्य, हर निर्णय, उसकी हर चेष्टा धर्म के अनुसार होनी चाहिए। और जितने भी उसकी राज्य के संचालन संबंधी उसकी नीतियां हैं, उसके कार्यक्रम हैं, उसके निर्णय हैं, वे सब धर्म अधर्म की कसौटी पर कस के तय होने चाहिए। इसी को राजधर्म कहते हैं कि राज्य का या राजा का क्या धर्म है। और एक बार जब राजा ने अपने धर्म का निर्धारण कर लिया सामान्य रूप से या किसी विशेष परिस्थिति में, तब उसके बाद दूसरा प्रश्न उठता है कि इस धर्म का संपादन सफलतापूर्वक करने के लिए हमको किन उपायों को करना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छे उपाय कौन से रहेंगे जिससे कि उस धर्म का पालन ठीक से किया जा सके और साध्य की प्राप्ति की जा सके। उन उपायों को नीति कहते हैं। जो हमें लक्ष्य तक ले जाए उसको नीति कहते हैं। तो एक अर्थ में धर्म जो है वो साध्य का निर्धारण करता है और जो नीति है वो साधन का निर्धारण करती है। तो इसलिए राजनीति जो है वो धर्म और नीति के समुचित समन्वय पर आधारित व्यवस्था होती है, ऐसा हमारे यहाँ राजशास्त्रकारों का कहना है। और इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि जो बिना धर्म रूप पति के विधवा नीति संतानोत्पादन नहीं कर सकती। जैसे पति और पत्नी दोनों मिलके ही संतानोत्पादन कर सकते हैं, उसी तरह से राजधर्म और राजनीति दोनों के समन्वय से ही राज्य रूपी संस्था का सुचारू रूप से संचालन हो सकता है। अगर धर्म नहीं है तो नीति असहाय है, वो अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि धर्म के प्रकाश में ही नीति के स्वरूप का निर्धारण होना है। एक प्रकार से धर्म साध्य, जब तक आप अपने साध्य को लेकर निश्चित और स्पष्ट नहीं हैं और जब तक आपका साध्य श्रेष्ठ नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है, तब तक नीति की कोई भूमिका नहीं। लेकिन एक बार अगर साध्य स्पष्ट हो जाए
तो फिर उसके लिए जो भी उचित साधन हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। ऐसा और इसी प्रकार से नीति स्वतंत्र होकर स्वेच्छाचारी बन जाती है, विनाशकारी बन जाती है। उपाय हमेशा धर्म की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनाए जाने चाहिए। कोई भी नीति जो कि धर्म का निषेध करके या धर्म का की उपेक्षा करके बनेगी, वो कभी सम्यक अर्थ में आपको अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं करा सकती। लक्ष्य सिद्धि के लिए धर्म के नियंत्रण में चलने वाली नीति ही काम करेगी, अन्यथा उसके दुष्परिणाम होंगे या जो परिणाम हम चाहते थे वो नहीं होंगे। और इस संदर्भ में करपात्री जी ने दृष्टांत दिया कि धर्म विरुद्ध कूटनीति का अनुसरण करके दुर्योधन को 14 वर्ष के लिए विशाल साम्राज्य तो मिल गया, परंतु अंततः उसका पूर्णतः नाश भी हुआ। धर्म विरुद्ध नीति से कभी कभी सफलता पाई जा सकती है, लेकिन वो सफलता क्षणिक होती है, वो सफलता दीर्घकालिक नहीं होती। तो इसलिए वो ये मानते हैं कि दोनों का एक अभिन्न संबंध है। यानी जो धर्म है वो निःश्रेयस की व्याख्या करता है, अभ्युदय की व्याख्या करता है कि क्या चीज़ अभ्युदय कारक है राज्य के लिए, प्रजा के लिए, और जो नीति है वो उस अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करने का काम करती है। इसलिए दोनों के बीच बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, ऐसा हमारे राजशास्त्रकारों का मानना है। अन्य विद्वानों ने, आचार्यों ने धर्म को विष्णु और नीति को लक्ष्मी कहा। ये भी एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। जहाँ विष्णु रहते हैं वहीं लक्ष्मी रहती है, और जहाँ लक्ष्मी है वहीं विष्णु भी हैं। धर्म के बिना नीति विधवा है और नीति के बिना धर्म विधुर। जिस प्रकार पति के नियंत्रण के बिना पत्नी अनियंत्रित हो जाती है, उसी प्रकार धर्म के बिना नीति अनियंत्रित हो जाती है। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारी नीतियाँ, लेकिन क्योंकि उनका आधार धर्म नहीं है, इसलिए वे या तो वांछित परिणाम उत्पन्न नहीं कर पाती या फिर उनके अवांछनीय परिणाम उत्पन्न होते। अतः धर्म नियंत्रित नीति उभय लोक की साधिका है, क्योंकि हमारे यहाँ राजधर्म का उद्देश्य केवल लौकिक कल्याण नहीं है, केवल अभ्युदय नहीं है, बल्कि निःशेष भी है। राजधर्म जो है वो केवल अभ्युदय का साधन नहीं है, बल्कि वो निःशेष का भी साधन है। उसकी भी पीठिका बनाने का काम वो करता है। तो इसलिए इस बात का उल्लेख हमारे यहाँ बार बार किया गया। और इस संदर्भ में किरातार्जुनीय, जो कि एक बहुत बड़ा संस्कृत का काव्य है भारवी का, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अपने उस महाकाव्य में, किरातार्जुनीय में। जिस प्रकार अच्छा सोपान बन जाने पर विषम जलाशय में प्रवेश करना सुगम हो जाता है, उसी प्रकार अच्छी नीति अपना लेने पर विषम परिस्थिति भी सरल हो जाती है। यानी कठिन परिस्थितियां भी सुगम करने का काम नीति करती है, अगर वो धर्म सम्मत है। अब दूसरी चीज़ यह है कि नीति एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी धारणा है जो कि केवल राजनीति के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं होती। अगर हमको देश को समृद्ध बनाना है तो फिर उसके लिए अर्थनीति की आवश्यकता है। अर्थ को का समुचित साधन, अर्थ का समुचित उपयोग, समुचित उसका विस्तार, समुचित उसकी वृद्धि कैसे हो, इसके लिए जिस नीति की आवश्यकता पड़ती है वो अर्थनीति है। विपक्षी पर विजय प्राप्त करने के लिए जिस नीति की आवश्यकता पड़ती है उसको कूटनीति कहते हैं।
और इसी तरह से जीवन, अपने दैनंदिन जीवन में, अपने सामान्य जीवन में हम अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए जो नीति अपनाते हैं उसको व्यवहार नीति कहते हैं। कि हमारी व्यवहार नीति कैसे हो कि जिससे हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारे आस पड़ोस में सुख शांति रहे, हमें अपने जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने में आसानी हो, तो व्यवहार नीति है, जिससे कि एक प्रकार से हम अपने समाज और अपने परिवार का सुचारू संचालन करते हैं। तो इसलिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नीति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीति में नीति की विशिष्टता है, उसकी महत्ता है, क्योंकि सर्वविध अभ्युदय के लिए, सब प्रकार के अभ्युदय के लिए राजनीति ही परम मार्ग होता है, श्रेष्ठ मार्ग होता है, ऐसा हमारे यहाँ। इसलिए धर्मशास्त्र के जो विभिन्न ग्रंथ हैं उसमें विभिन्न प्रकार की नीतियों का उल्लेख किया गया, उनकी चर्चा की गई है। और इसीलिए हमारे यहाँ राजशास्त्र के लिए एक शब्द और प्रयोग होता है, दंड नीति, कि जिसका उद्भव लोक मंगल और सर्व कल्याण के लिए हुआ है, दंड नीति का। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का उल्लेख है कि संपूर्ण जगत की रक्षा और धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग की स्थापना राजनीति का उद्देश्य है। ये हमारे यहाँ राजनीति का उद्देश्य माना गया, त्रिवर्ग की प्राप्ति, धर्म अर्थ और काम। इस राजधर्म की प्रशंसा करते हुए शांति पर्व में कहा गया है कि सर्वा धर्मा राजधर्मा प्रधाना, सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मे प्रतिष्ठा, कि सभी धर्म में राजधर्म प्रधान है, सभी विद्याओं में राजविद्या प्रधान है, सभी लोकों में राजधर्म की प्रतिष्ठा है। तो इस तरह से राजधर्म सभी धर्मों में प्रधान है। और शुक्र नीति सार में इसीलिए राजधर्म की महिमा का वर्णन करते हुए राजा को अपने युग का निर्माता तक कहा गया है। यानी राजनीति का स्वरूप जैसा होगा उसी के अनुसार कोई युग स्वर्ण युग बनेगा या अंध युग बनेगा। युग प्रवर्तको राजा धर्माधर्म प्रशिक्षणार्थ, कि राजा युग प्रवर्तक होता है। राजा से मतलब राजनीति, जो कि राजा पर आश्रित होती है। तो इस प्रकार से हमारे राजशास्त्र में ये माना गया कि किसी भी समाज की संरचना में, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति की संरचना में राजधर्म की बड़ी महत्ता है। और राजधर्म धर्म और नीति के संयोग से निर्धारित होने वाली चीज़ है। केवल धर्म या केवल नीति नहीं, बल्कि नीति और धर्म। इसलिए जो राजनीतिज्ञ है, चाहे वो राजा हो चाहे अन्य राजनीतिज्ञ हो, उनको न केवल धर्म का ज्ञान होना चाहिए बल्कि उनको नीतिज्ञ भी होना चाहिए कि किस परिस्थिति में किस प्रकार की नीति को अपनाकर हम धर्म का उन्नयन कर सकते हैं या किसी साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं या किसी लक्ष्य का भेदन कर सकते हैं। तो ये एक पक्ष है जिसके द्वारा हमारे यहाँ राजनीति की विशिष्टता और उसकी महत्ता को रेखांकित किया गया। अन्य पक्षों पर हम आगे विचार करेंगे।